नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से राष्ट्र विकास की गति को तेज किया जा सकता है। उन्होंने कोरोना पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन के मंत्र को अपनाकर हम इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से अपील कर कहा कि अगर आपको कोरोना के लक्षण लग रहे हैं तो टेस्टिंग जरूर कराएं। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य एक्सपर्ट ने कहा है कि प्रशिक्षण, परीक्षण और उपचार पर ध्यान देते रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं ओडिशा के सभी भाइयों और बहनों से चाहता हूं कि वह किसी भी दल या मत से हो, परीक्षण अभियान में भाग लेने और इसे जन आंदोलन में बदलने का आग्रह करता हूं। एकदम परिस्थिति देखी एबे गति करुचे। कोरोना रो द्वितीय लहर विचित्र रूप नहीं तारो तारो विभीषिकारे तारो प्रभाव रे। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफदरगंज हॉस्पिटल में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में CSIR इंडिया की सहायता से 40 बेड वाला एक अस्थायी अस्पताल जल्द शुरू होने वाला है। इसमें 32 ICU बेड होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत ने मंगलवार को एक दिन में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सफदरगंज अस्पताल में DRDO की मदद से नया PSA प्लांट स्थापित किया गया है, जो एम्स और RML के बाद तीसरा प्लांट है। भारत ने एक शिफ्ट हॉस्पिटल CSIR की हमारी प्रतिष्ठित लेबोरेटरी की सहायता से, जिसमें कि 46 बेड्स और उन 46 बेड्स में से 32 बेड्स ICU के और 14 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड, ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, इसको डेवलप होने में थोड़ी देरी हुई है क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी लेबर वो अस्वस्थ हुई, और लेकिन बहुत जल्दी ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा। बीमारी का विस्तार भी रूरल एरियाज़ में और दूसरे स्थानों पर भी हो रहा था, तो हमने अपनी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। आपको जानकर संतोष होगा कि कल भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए, और बहुत जल्दी ये संख्या हम जो है इसको 25 लाख टेस्ट रोज तक भी लेकर जाने वाले हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी मंत्रियों का दौरा करके अपने विभागों की समीक्षा और योजनाओं की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी विभिन्न कॉलोनी में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और पोषण आहार की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के पोषण में कमी नहीं होने दी जाएगी, इसलिए विभाग के कार्यों की समीक्षा घर घर जाकर की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस वार्ता करके टीकाकरण बुलेटिन जारी किया। आतिशी ने बताया कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोवैक्सीन की टीकाकरण केंद्र पहले से ही बंद है, लेकिन अब कोविशील्ड भी समाप्त होने की ओर है। इसलिए अगले 2 दिन में कोविशील्ड के कई टीकाकरण
केंद्र बंद हो जाएंगे। आतिशी ने कहा कि 350 से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली में कोविशील्ड 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को लग रही है, जिसमें से अधिकतर 2 दिन में टीके के अभाव में बंद हो जाएंगे। आतिशी ने केंद्र सरकार से जल्द टीके भेजने की मांग की है। सभी को नमस्कार। आज 19 मई का दिल्ली का वैक्सीनेशन बुलेटिन आपसे साझा करने को आई हूँ। जैसा आपको पता है, हम दिल्ली का एग्जैक्टली क्या वैक्सीनेशन का स्टेटस है, कितनी वैक्सीन लगी हैं, कितनी डोजेज अवेलेबल हैं, कितने दिन तक वैक्सीनेशन जारी रहेगा, ये दिल्ली के लोगों के साथ रोज शेयर करते हैं। कल यानी 18 मई को टोटल 1,05,357 डोजेज वैक्सीन की एडमिनिस्टर हुई, जिसमें से 88,332 फर्स्ट डोजेज एडमिनिस्टर हुई। ये पिछले कई दिनों से जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये काफ़ी बड़ी संख्या है फर्स्ट डोजेज की जो एडमिनिस्टर हुई हैं। 45 प्लस के वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलने से भी फर्स्ट डोज एडमिनिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई है, लेकिन सेकेंड डोज थोड़ी कम एडमिनिस्टर हुई है, 17,025। इसका कारण ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल चेंज किया है और 4 to 6 वीक्स के बजाय 8 to 12 वीक्स यानी 8 से 12 हफ्ते पहली और दूसरी डोज के बीच में गैप करने के लिए कहा है। इसलिए जो कोविशील्ड की जिनको सेकेंड डोज लेनी है वो वैक्सीनेशंस अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो जैसे ही 2-3 हफ्ते का समय बीतेगा फिर से ये सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन उसके बाद पिकअप होगी। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया है। गोयल ने कहा कि केजरीवाल जी ने सिंगापुर पर बयान बिना अधिकार और बिना जांच के दिया है, जो कि गलत है। सिंगापुर से एक न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आने वाला है, आ सकता है तीसरी लहर के रूप में, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक मुख्यमंत्री जिसको ये ना अधिकार जाता है ना उनकी कॉम्पिटेंस है इसके ऊपर बोलने के लिए, और जब केंद्र सरकार है तो उससे बात कर सकते थे, और नहीं तो केंद्र सरकार स्वयं इस बात को देख रही है। ऐसे में सिंगापुर से संबंध भी वो खराब कर रहे हैं, और अब सिंगापुर वालों ने भी इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो बयान दिया वो ठीक नहीं था। और दूसरे उन्होंने यहां तक भी कहा है कि भी इस तरह की बिना जांच किए बयान देना ठीक नहीं। सिंगापुर से एक उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति ना करे, इनको इस आपदा के वक्त देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि देश का मनोबल गिराने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने टूल किट के माध्यम से यह प्रयास किया है कि उनसे जुड़े जितने भी अस्पताल हैं वहां तक बेड मरीजों को ना दिए जाएं जब तक कोई कांग्रेस का नेता उन्हें फोन ना करे, ताकि ये लोग भारत की छवि खराब कर सकें। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की मौत पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में सिर्फ 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई थी। विभाग की तरफ से उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। यूपी के गांव में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई अभियान में योगी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रत्येक शनिवार व रविवार को चलाए जा रहे विशेष सैनिटाइजेशन अभियान के जरिए अब तक सभी 18 मंडलों के 12,016 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा चुका है। खासकर 26,000 से अधिक कंटेनमेंट जोन में कई बार विशेष सफाई व सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा चुका है। इनमें 1,87,000 से अधिक परिवार निवास करते हैं।
सरकार की इस पहल से गांव में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। वहीं 60,000 से अधिक निगरानी समितियां कोरोना की रफ्तार कम करने में अहम रोल अदा कर रही हैं। यूपी के बरेली में तहसील फरीदपुर के सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर बिचौलिया सेंटर इंचार्ज की मिलीभगत से चलता है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाली बाजार में बंद पड़ी बिल्डिंग में किसानों की सुविधा के लिए खाद्य विभाग ने 3 क्रय केंद्र बनाए थे, फिर भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के कहर के चलते किसान आड़तियों के साथ अपना गेहूं कम दाम में बेचने को मजबूर है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के गांव में कोरोना से बचाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विज ने कहा कि हरियाणा के गांव को कोरोना वायरस से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 5,000 टीमें प्रदेश के गांव में घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं। जो भी कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उनका पूरी तरह से इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कथित टूल किट वाले मामले पर तंज कसा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। पंजाब के जिला मोगा के गांव चिड़ी के शमशान घाट में उस समय एकाएक अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मृतक महिला की अस्थियां चुनने गए लोगों को महिला की अस्थियों में एक शीशी नुमा चीज दिखाई दी, जिसके बाद मृतका के परिजनों की ओर से संबंधित थाने की पुलिस को बुलाकर वह शीशी नुमा चीज पुलिस के हवाले कर दी गई। मृतका के परिजनों के मुताबिक मृतक का गत 5 मई को स्थानीय एक निजी अस्पताल में रसौली का ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते मृतका के परिजनों ने ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर की लापरवाही से यह शीशी मृतका के पेट में रहने की बात कही। और वहीं पिछले 20 साल से सर्जरी कर रहे डॉक्टर गौरव मित्तल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है, ताकि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद साबित हो सके। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी सिंपैथी है जिनके घर में डेथ हुई है इंसानियत के नाते। अब सेकेंडली बात यह है कि अगर बॉटल रहना है टोटली फॉल्स एलिगेशन, गलत इल्ज़ाम है। बिल्कुल भी बॉटल कभी भी ऑपरेशन में रह नहीं सकती और मैंने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया है। बॉटल नहीं, कोई भी बॉटल हम यूज़ ही नहीं करते ऑपरेशन के दौरान। जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बॉटल को भी यूज़ नहीं होती ऑपरेशन में, रह नहीं सकती कभी भी। ऐसा आज तक केस कभी सुना नहीं होगा किसी ने डॉक्टर ने जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि गलत बात है और ये मतलब इसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर से, ताकि जो मेरे अगेंस्ट इल्ज़ाम लगे हैं उसको झूठा साबित किया जा सके। जी इन्होंने बच्चेदानी च रसौली सीगी, ਅਸੀਂ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਮਿੱਤਲ ਆਸਥਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰੋਡ ਮੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਟਾਂਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਗਏ, 16 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟਾਂਕੇ ਕਟਾਉਣ ਜੀ। 16 ਨੂੰ 5:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਆਏ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਗਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇंगे। कांग्रेस लगातार प्रदेश के 25 सांसदों पर जुबानी हमला बोल रही है और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो केंद्र के समक्ष सही आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस पर सांसद राज्यवर्धन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करना अपना कर्तव्य समझता हूं। कष्ट उसको होता है
जिसे रेमडेसिविर की जगह पानी का इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही कहा कि व्यवस्थाएं करना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी केंद्र से संपर्क करके मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के कोने कोने से मदद के लिए फोन आ रहे हैं और जहां पर भी संभव हो, जो भी समय हो, दिन हो या रात, उस मदद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स हो। राजस्थान के अंदर भी लगातार केंद्र सरकार से संपर्क करके जैसे भी मदद पहुंचाई जा सके वो मदद वहां पर पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक इमरजेंसी सिचुएशन आई थी जहां केंद्र सरकार से बात करके पानीपत से 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान सरकार को पहुंचाया। ये अलग बात है कि उस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए टैंकरों की राजस्थान के पास कमी है। अब जो राजस्थान सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि कष्ट उसी को होता है जिसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पानी लग रहा हो या फिर आईसीयू बेड लेने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हो, और ऐसे अनेकों वाक्य राजस्थान में आए हैं। बूंदी शहर में विधायक अशोक डोगरा ने सामुदायिक केंद्र शिव मंदिर के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक और निःशुल्क सहायता केंद्र की शुरुआत की। विधायक डोगरा ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने आमजन की सेवा के लिए 1 एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 थर्मामीटर के साथ साथ प्राथमिक उपचार के लिए दवाई उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 9214504020 पर फोन करके सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये सभी वस्तुएं आमजन की सेवा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ओम बिरला जी जो हमारे यहाँ सांसद भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, कोविड की महामारी का जब से ये प्रकोप सेकंड आया है उन्होंने पूरी तरह से, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, हर चीज़ की व्यवस्था उनकी तरफ से हो रही है। इसी तरह दिल्ली में भी आज उनकी तरफ से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 सिलेंडर और जितना भी सामान काम में आने वाला है, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ आइए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये सुबह से शाम तक यहाँ कोई ना कोई हमारे सुरेश जी के नेतृत्व में या कोई ना कोई टीम एक बना दी, वो कोई ना कोई यहाँ जरूर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने निरीक्षण किया। वहीं विधायक ने बाड़ी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी। अस्पताल का निरीक्षण कर विधायक मलिंगा ने बाड़ी और बसई नवाब के दोनों चिकित्सा प्रभारियों को चिकित्सकीय व्यवस्थाएं बेहतर करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान विधायक मलिंगा ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियां कोरोना संकट से जूझ रही हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। भीलवाड़ा रसद विभाग ने गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों के 11,000 रुपए का चालान बनाया है। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से अन्य डेयरी बूथ और कैंटीन संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिला रसद विभाग के परिवर्तन अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि शहर की 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें हमें यहां से भारी मात्रा में गुटखे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही यहां से गुटखा भी जब्त कर लिए गए। ब्यास में डेयरी भीलवाड़ा डेयरी और नेहरू रोड में भी भीलवाड़ा डेयरी और तीसरा ये जलपान गृह है एमजी हॉस्पिटल के परिसर में। तीनों जगह अनुमति नहीं होने पे भी तंबाकू, गुटखे, सिगरेट आदि बेचे जा रहे हैं, जिसको हमने जब्त भी कर लिया है और 11,000 रुपये की पेनल्टी। कई जगह शिकायतें मिल रही हैं कि ये डेयरी के आड़ में लोग ये तंबाकू वगैरह बेच रहे हैं, तंबाकू सिगरेट वगैरह। तो जहाँ भी संभव हो पा रहा है अपन कार्रवाई कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार की ओर से लागू किया गया लॉकडाउन जारी है, लेकिन आमजन की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर यातायात पुलिस भी अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। वहीं बेवजह घूमने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। यातायात पुलिस प्रभारी ओम सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि जो भी वाहनधारी बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया उसके साथ सख्ती
दी जाए और उसके चालान काटे जाए। चित्तौड़गढ़ द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के और जो फालतू लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनके चालान बनाए जा रहे हैं और गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। और जो भी ब्लैक शीशे वगैरह के जो 4 व्हीलर जो निकल रहे हैं उनके ब्लैक शीशा के खिलाफ भी चालान किए जा रहे हैं और उनकी कीमत उतारी जा रही है। अलवर के बहरोड में चक्रवाती तूफान ताउते के असर के चलते दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। बेमौसम बारिश ने बहरोड कस्बे के हालात बिगाड़ दिए और नगरपालिका के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई और नालों की गंदगी सड़कों पर बहती हुई नजर आई। वहीं शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी भरने से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। गड्ढों में पानी भरने से इन सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। निकासी नहीं होने के चलते कई जगहों पर बरसाती पानी घरों में घुस गया है। चूरू के बीदासर में लपका गिरोह सक्रिय है। साथ ही यहां सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीदासर की न्यू लाइफ हॉस्पिटल में दिखाए गए एक मरीज को डॉक्टरों ने दवाइयां लिखी, जिस पर अस्पताल के ही मेडिकल ने सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली निःशुल्क दवा देकर मनमाने पैसे वसूले हैं। इसको लेकर मरीज के परिजनों ने बताया कि जब दवाओं पर लिखी निःशुल्क नाम पर काला कलर पोता हुआ दिखाई दिया गया, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि निजी अस्पतालों में भी सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही है। बीदासर न्यू लाइफ हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ डॉक्टर साहब ने तरह तरह की जांचें करवाई गई। फिर उन्होंने दवाइयाँ लिखी। वो दवाई मैं काउंटर पे जाके ली तो उन दवाइयों में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री वितरण होती है वो एक इंजेक्शन मेरे को दिया और उस इंजेक्शन का मेरे पास बिल भी है। उन्होंने उस इंजेक्शन का 350 रुपये मेरे से वसूले। तो ये फ्री में वितरण करने वाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयाँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे पहुंच रही है, कृपया प्रशासन इन पे ध्यान दे। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और आपके अगर ऐसा कोई संज्ञान में आप बता रहे हो तो इसकी हम निश्चित रूप से मेडिकल डिपार्टमेंट से जांच करवाएंगे। अगर कोई गलत पाया जाता है, अगर उसमें सरकारी कर्मचारी भी क्यों नहीं हो, अधिकारी भी क्यों नहीं। धौलपुर में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी को एक साथ कोविड होने पर परिवार के कई लोग तनाव महसूस करने लगे। कोविड से संक्रमित होने के बाद परिवार का एक सदस्य धीरज इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसे अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा, जहां मरीज के भाई नीरज ने कोरोना से टूटता देख अस्पताल से छुट्टी दिलवाकर घर में ही होम आइसोलेट किया गया। ऐसे में बढ़ती तनाव के चलते संक्रमित मरीजों न करीब 15 दिन घर में ही आइसोलेट रहे। वहीं 15 दिनों के दौरान संगीत और भजन कीर्तन कर अपना समय बिताते हैं, जिसके बाद उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और परिवार के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। 5 बार पॉजिटिव आया। करीब 22 दिन तक मैं अपने घर में रहा। इस दौरान मेरे घर में मेरे 2 भाई, एक बहू और मेरे पापा जो कि सांस के पहले से ही रोगी हैं। इन 22 दिनों में जब हम घर में रहे तो हमने अपने घर में क्वारंटाइन रहते हुए सबसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाई। उसके बावजूद हमने अपनी बिल्कुल तौर तरीके से अपना रहन सहन रखा और अपना डिप्रेशन में ना जाए, इसके लिए हमने अपने घर में तबला, ढोलक। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।